हेलो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 9th चैप्टर हम पढ़ रहे थे मानव शरीर के बारे में, तो मानव शरीर के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे हुए थे वो हमने पढ़े थे। और उसके बाद अगला टॉपिक मानव शरीर के ही अंतर्गत हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में जाना था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद मानव शरीर के ही अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा श्वसन तंत्र, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज हम श्वसन तंत्र से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। तो श्वसन की जब प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं। तो जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं दी गई थी, जिनमें से जैसे कि पहली है, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। जो जंतुओं में श्वसन होता है उनमें वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। और फिर सेकंड है कि इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। फिर है कि यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती हैं। जो श्वसन मतलब कि वायु को अंदर और बाहर ले जाना किस प्रक्रिया के दौरान होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान होता है, यानी कि सांस लेने के दौरान होता है ना कि वायु को अंदर ले जाना और बाहर ले जाना। तो उसके लिए एक तंत्र मौजूद होता है जिसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वायु नथुनों से ग्रहण की जाती है। जो मानव शरीर होता है उसमें वायु नथुनों से यानी कि नाक से नासाद्वार से ग्रहण की जाती है। हम सांस कैसे लेते हैं, हम ही तो मानव है, तो मानव सांस कैसे लेते हैं, मानव नाक के द्वारा सांस लेते हैं, नासाद्वार से ग्रहण की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चाभ यानी कि सीलिया फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। इसका काम क्या होता है, फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में कूपिकाओं के होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का कारण क्या है, तो इसमें प्रश्न था कि फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ये आपका सही आंसर है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना कूपिकाओं का काम होता है। फिर अगला प्रश्न है, ग्लूकोज ग्लूकोज का ये सूत्र होता है रासायनिक C6H12O6 गिवन अवे एथेनॉल C2H2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ATP। तो ये आपकी रिएक्शन थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो विश्रामावस्था में यानी कि जब एक व्यक्ति बिल्कुल काम होता है तो उसमें एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 1 मिनट में यानी कि 15 से 18 बार सांस लेता है। और जबकि वयस्कों के लिए जो सामान्य श्वसन दर होती है वो 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीजन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद पाइरुवेट है। तो पहले चरण में जो ऑक्सीजन के दौरान ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद होता है वो पाइरुवेट है। ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन, ये श्वसन के 2 पार्ट होते हैं ना, एक ऑक्सी श्वसन होता है, अनाक्सी श्वसन होता है। फिर अगला प्रश्न है, यौवना आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स का विकास इसी समय होता है। तो जब कोई व्यक्ति है जो युवावस्था से गुजर रहा है यानी कि युवावस्था में प्रवेश कर रहा है तो उसका स्वर यंत्र जो होता है, लैरिक्स जो होता है, ये बड़ा होता जाता है। तो जो मुखर डोरियां
करके होती हैं, जो मुख की डोरियां करके कही जाती हैं, वो लंबी और मोटी हो जाती हैं। तो जिससे क्या होता है कि शरीर मतलब बड़ा होने के साथ साथ जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, इसीलिए आवाज बदल जाती है, क्योंकि इस समय स्वरयंत्र यानी कि लैरिक्स का विकास हो रहा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। तो जो मानव शरीर में पायरुवेट होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में विघटित होता है। ये जो पायरुवेट होता है ये मतलब ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थित दोनों में विघटित हो जाता है। ये जो पायरुवेट होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में विघटित किया जा सकता है, लेकिन जो मानव शरीर होता है उसमें विघटित होने के लिए इसे मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सी श्वसन होता है उसे श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अगला है कि मनुष्यों में अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है। तो मनुष्यों में जब अंतः श्वसन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है। इस समय वक्षगुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। फिर है अगला प्रश्न कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा अधिकतम बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में रहती है। फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा है, इसकी मात्रा 1000 से 1200 ml होती है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा अधिकतम बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा है और इसकी मात्रा क्या होती है, 1000 से 1200 ml होती है। फिर अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन माइटोकांड्रिया में होता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, यानी कि वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन, जिसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, वही वायवीय श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है। फिर अगला है अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और लैक्टिक अम्ल पैदा करता है। अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है और लैक्टिक अम्ल पैदा करता है। और जो लैक्टिक अम्ल होता है, जैसे कि हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारी मांसपेशियों में ये अम्ल एकत्रित जब हो जाता है तो उसी के कारण मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। ये लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमारी मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। फिर अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सामान्यतः अंतः श्वसित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन, उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अणु बनते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कितने कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अणु बनते हैं, तो 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अणु बनते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उपास्थि वलय एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है। जो उपास्थि वलय है ये एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद ना हो सके। इनके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं तथा श्वास नली को सहारा देते हैं। जो छल्ले होते हैं श्वास नली को सहारा देते हैं। ओके। फिर अगला प्रश्न है, फेफड़ों में मौजूद
वे गुब्बारे जैसी संरचना कूपिका कहलाती है, जहां गैसों का विनिमय होता है, और कूपिका को अंग्रेजी में एल्वेली कहते हैं। जो कूपिका होती है इसे ही एल्वेली कहा जाता है, और ये फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, यहीं पर गैसों का विनिमय होता है। फिर अगला प्रश्न है, वायु कोश यानी कि यही एल्वेली जो कूपिका है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। इसका एल्वेली का काम क्या होता है? गैसों के आदान प्रदान के दौरान एक स्थान मतलब आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। और ये जो वायु कोश है मतलब कि जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। ठीक है, वही ये सतह प्रदान करने का कार्य करती है। फिर अगला प्रश्न है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, मतलब कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि अनाक्सी श्वसन कहते हैं। फिर अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग होती है। ये जो ट्रैकिया है ये मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक भाग होती है। मतलब कि ये वक्ष गुहा में जो ट्रैकिया है ये वक्ष गुहा में स्थित होती है। ट्रैकिया वक्ष गुहा में स्थित होती है, और यहाँ से ऐसे जैसे कि ये मान लीजिए लंग्स हैं तो देर फेफड़ों में दो भागों में दो शाखाओं में आ जाती है, इसे ही ट्रैकिया कहा जाता है। और ये श्वसन तंत्र का भाग होती है, इसमें से संरचनाएं बनी होती हैं। ठीक है, तो दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में अलग अलग ये पार्ट में बट जाती है ट्रैकिया। फिर अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया जब होती है तो ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। और जो एटीपी होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। जो एटीपी है इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल मीसोसोम है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन सा है? मीसोसोम। फिर अगला है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है तो हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में जो श्वसन पिगमेंट पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी में पाया जाता है, आयरन युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन ग्लाइकोसिस में संपन्न होता है। तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन ग्लाइकोसिस में संपन्न होता है। ग्लाइकोसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो ग्लाइकोसिस के बारे में है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है, इसे ग्लाइकोसिस कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है फेफड़ों का आयतन कहलाती है। जो अंतः श्वसन के प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है वह फेफड़ों का आयतन कहलाती है। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट धमनी से मापी जाती है। पल्स बीट धमनियों से मापी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को श्वसनी शोथ कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस। जो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन होती है उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मानव द्वारा श्वसन में छोड़ी जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। मानव कौन सी गैस छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रहण कौन सी करता है? ऑक्सीजन। फिर अगला प्रश्न है कि श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा यानी कि जैव रासायनिक ऊर्जा
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो जीवों की कोशिका के अंदर, जो श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन के दौरान, तो 6 कार्बन अणु जो होता है वो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भाई ऑप्शन यही आपका सही आंसर था कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि निःश्वसन में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है, मतलब की जाती है, सॉरी, हवा मुक्त की जाती है। इस समय फेफड़े अविस्फीत की स्थिति में होते हैं। जब हवा मुक्त की जाती है बाह्य वातावरण में, जब तो हवा मुक्त की जाती है, इस समय फेफड़े अविस्फीत की स्थिति में होते हैं तथा उच्च श्वसन में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। यानी कि जब हम सांस ग्रहण करते हैं तो फेफड़े स्फीत की स्थिति में होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि निःश्वसन करते हैं तो फेफड़े हमारे अविस्फीत की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थितियां ही पूछी गई थी कि जब हम बाह्य वातावरण में हवा मुक्त करते हैं तो फेफड़े किस स्थिति में होते हैं? तो अविस्फीत की स्थिति में, और जब हम ग्रहण करते हैं तो फेफड़े स्फीत की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के बारे में यही प्रश्न पूछे गए थे। अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।